presented by Axis Bank. बढ़ती का नाम जिंदगी. Here's someone trying to print out the list of books available at homeshop18.com. And now, he's out of paper. 10 million plus books at the best prices. homeshop18.com. बीकानेर से नागौर के रास्ते हम पहुंचे सन सिटी जोधपुर, जो मारवाड़ की राजधानी भी रह चुकी है। जोधपुर सैर सपाटे के अलावा मशहूर है अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। लकड़ी के डेकोरेटिव आइटम्स हो, एंटीक फर्नीचर या लेदर प्रोडक्ट्स, यहाँ ऐसी कई इकाइयाँ हैं जिस कारोबार में सालों से हैं। हम जोधपुर के पाल बोरानाडा इलाके में की एक इकाई में हैं, जहाँ पर ये सारे कारीगर अपने हैंडीक्राफ्ट दिखा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर लकड़ी का काफी काम होता है। आप देखें तो लकड़ी के घोड़े हो, ऊंट हो, बेसिकली ये पूरा हैंडीक्राफ्ट यहीं पर बनता है। यहाँ पर करीब 500 से 600 इकाइयाँ हैं इसी पूरे इलाके में, और ये सारी इकाइयाँ एक्सपोर्ट का ही काम करती है। यहाँ से करीब 2 से 3 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। लकड़ी को काट कर घोड़े, ऊंट जैसे डेकोरेटिव आइटम्स बनाने का काम जोधपुर में अरसों से चला आ रहा है, और सालों साल बढ़ते पर्यटकों की संख्या से इन हैंडीक्राफ्ट्स की मांग भी बढ़ी है। इसी को देखते हुए पिछले साल बजट में वित्त मंत्री ने जोधपुर को एक हैंडीक्राफ्ट मेगा क्लस्टर घोषित किया। हालांकि उसका फायदा अभी तक नहीं दिखा है। अभी तक वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुई है। बेसिकली जो ग्राउंड लेवल पे एक्सपोर्टर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, खासतौर पे एक्सपोर्टर की मैं बात नहीं करता हूँ, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए था, दे इवन डोंट नो कि यहाँ पे क्या अभी उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हुआ है। तो बेनिफिट तो तब मिलेगा जब इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन अभी तो उसका कोई अपडेशन भी हमारे पास नहीं है कि क्या हुआ है अभी यहाँ पे। इस कारोबार से जुड़ी तमाम इकाइयों की सबसे बड़ी परेशानी है कारीगरों की कमी। यहाँ काम कर रहे कारीगरों को नरेगा के तहत भी गाँव में रोजगार मिलता है, जिस वजह से वो ऐसे यूनिट्स में नहीं आ रहे हैं। वैसे जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट यूनिट्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ साल पहले हैंडीक्राफ्ट SEZ भी लगाया, लेकिन उसका फायदा भी यहाँ के लोग उठा नहीं पाए हैं। जो हमारे इम्पोर्ट से कोई माल नहीं आता, इसके कारण से ड्यूटी का कोई फायदा हो, लेकिन एक्सपोर्ट के अंदर जो गवर्नमेंट से 4.5% ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, वो हमको नहीं मिलने के कारण से अंदर यूनिट्स नहीं आ पाई है। केवल 8 यूनिट्स आई है। करोड़ों रुपए का खर्चा इसके ऊपर राज्य सरकार का बेवजह लग गया है। और पाली में वैसे टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन यहाँ पर जो भी विकास हुआ है टेक्सटाइल के नाम पर, वो यहाँ के लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बना है। इसका पूरा जायजा ले रहे हैं नरेश। राजस्थान के पाली जिले में बहने वाली ये नदी 30 साल पहले पूरे इलाके के लिए जीवन धारा हुआ करती थी, लेकिन आज ये नदी पूरे इलाके में बीमारियां फैला रही है। दरअसल बांडी नदी में पाली के टेक्सटाइल यूनिट से केमिकल वाला पानी आ रहा है, जो पूरे इलाके को प्रदूषित कर रहा है। नदी के पानी से सींची जाने वाली ये फसलें भी बीमारी का शिकार बन रही है। पाली में इंडस्ट्री लगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पूरा एफ्लुएंट इस नदी में आना शुरू हो गया, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का एफ्लुएंट इस नदी में आया तो नदी के किनारे पे जो गांव आए हुए, उसमें लोगों के कुएं नदी के किनारे पे आए, पूरे के पूरे कुएं इस पोल्यूटेड पानी से रिचार्ज हो गए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से किए गए एक सर्वे में पाली, जोधपुर और बालोतरा को सर्वाधिक प्रदूषित करार किया गया, जिसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों ने नदी को साफ करने के लिए कदम उठाए, लेकिन प्रदूषित पानी को नदी में मिलने से रोकने के लिए जो ट्रीटमेंट प्लांट लगा है, वो भी सफेद हाथी साबित हो रहा है। हाईकोर्ट ने भी डायरेक्शन दिए हैं कि ट्रीट किया हुआ या बिना ट्रीट किया हुआ पानी कोई भी नदी के अंदर नहीं छोड़े, लेकिन इन प्रशासन की ओर से उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नदी में फैल रहे प्रदूषण से किसानों को काफी नुकसान हुआ है, और अब इनकी मांग है कि पानी को साफ रखने के लिए सरकार यहाँ 0 डिस्चार्ज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए। यहाँ 0 डिस्चार्ज के ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए, जिससे पानी साफ होकर फैक्ट्रियों में वापस पानी सप्लाई हो। ऐसे प्लांट लगाने से ही इसका समाधान हो सकता है, दूसरा इसका समाधान नहीं है। कई सालों से पर्यावरण की लड़ाई लड़ रहे ये किसान सरकार से एक हल के इंतजार में हैं। नरेश अरोड़ा, पाली। हमने आज का सवेरा देखा है उदयपुर में, जिसे हम सब जानते हैं सिटी ऑफ लेक्स के नाम से।
वैसे उदयपुर मेवाड़ की राजधानी भी रह चुकी है और इसी समृद्ध पारंपरिक विरासत को इन लोगों ने अपनी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा बना लिया है। उदयपुर और उसके आसपास वाले इलाके में मार्बल का काफी ज्यादा काम है। इनफैक्ट उदयपुर आप आए तो यहाँ पर मार्बल कारोबारी सबसे ज्यादा मिलते हैं। हम ऐसी एक यूनिट में खड़े हैं और यहाँ पर बात करेंगे उन तमाम लोगों से जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपसे मैं पहले समझना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर मार्बल इंडस्ट्री इतने सालों से है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? पिछले 6 वर्ष से जो एक्साइज लिमिट 1.5 करोड़ रुपया है वो मार्बल पे भी लागू होता है। 1.5 करोड़ के बाद में हमारे को एक्साइज ड्यूटी भरनी पड़ रही है, जो कि लिमिट बहुत कम है। 6 साल के अंदर ये लिमिट अब तक 5 करोड़ हो जानी चाहिए थी। सरकार से हमारे को उम्मीद है कि इस लिमिट को 5 करोड़ करी जाए। सेकेंडली, मार्बल जैसा उत्पाद ग्रेनाइट भी है, जो कि राजस्थान में नहीं होकर साउथ में है। वहाँ पर ग्रेनाइट रफ स्लैब पे एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं है। एक ये आश्चर्य की बात है कि मार्बल के रफ स्लैब पे तो आप एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं और ग्रेनाइट पे नहीं ले रहे। मार्बल स्लैब पे भी ड्यूटी हटा दी जाए टोटली। राजी, आपकी क्या उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर काफी ऐसी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। मेगा क्लस्टर की भी आप मांग कर रहे थे? मेगा क्लस्टर होने से हमारी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र में आता है और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। ऐसे तो टाइम गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया हम लोग को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, स्टेट गवर्नमेंट ने भी। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि क्लस्टर का या परमिशन दी जाए, जिससे कि आदिवासी क्षेत्र डेवलप हो सके। तो यहाँ पर स्मॉल स्केल यूनिट्स को और ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन यहाँ से हम माल डोमेस्टिक इंडस्ट्री में तो काफी कंज्यूम होता ही है। अगर 1000 करोड़ का टर्नओवर है तो करीब उसमें से आधा डोमेस्टिक इंडस्ट्री कंज्यूम करती है, लेकिन बाकी एक्सपोर्ट भी होता है। एक्सपोर्ट के लिहाज से आपको क्या उतनी सहूलियत मिल रही है या फिर आपकी क्या और मांगे हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, कॉस्ट इज़ वेरी हाई। सेकंड, लेबर प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। कुछ 2-3 स्कीमों की वजह से लेबर की बहुत स्कैरसिटी हो गई है। सो यू डोंट डिलीवर द प्रोडक्ट ऑन टाइम। Everything you are becoming incompetitive against China, because China is buying the same raw material from India and giving it a lesser price than the Indian exporters. So somewhere there has to be some subsidy to the exporters, Indian exporters. Like in China they give freight subsidy, they give subsidy on power, they give subsidy on labors and everything. कटारा जी, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स इलीगल माइनिंग की हुई हैं। मार्बल इंडस्ट्री ने क्या कुछ वैसी दिक्कतें फेस की हैं? आप क्या चाहेंगे ताकि आपको कुछ सहूलियत मिल सके? हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट जो माइनिंग एरिया हमको ग्रांट किया जाता है, जिसको भी किया जाता है एटलीस्ट लीगली, उसके ऊपर किसी भी कारण से उस पर बैन नहीं लगाया जाए। हो सकता है उसको चलाने के लिए कोई रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, उसको फॉलो करा सकते हैं, बट उसको बंद नहीं किया जा सकता। मार्बल माइनिंग के अलावा उदयपुर की इकोनॉमी का चक्का पर्यटन से चलता है, जिसका उदयपुर की जीडीपी में 30% का योगदान है। सर्विस टैक्स से यहाँ के होटेलियर्स काफी परेशान हैं। इन्होंने सर्विस टैक्स लगा के और स्टेट गवर्नमेंट्स ने लग्जरी टैक्स लगा के, वैट लगा के और बाहर फीस बढ़ाकर डेस्टिनेशन को महंगा करते जा रहे हैं। उदयपुर हमेशा से एक हेरिटेज डेस्टिनेशन रहा है, लेकिन अब यहाँ की इंडस्ट्री चाहती है कि उदयपुर को एक होलिस्टिक हॉलिडे डेस्टिनेशन बनाने में सरकार मदद करे। हम चाहते हैं कि देयर आर सो मेनी वाइल्ड लाइफ्स अक्रॉस यहाँ पर जिनको हम डेवलप कर सकते हैं। वी शुड क्रिएट अम्यूजमेंट पार्क्स हियर, ताकि आज की तारीख में जो क्लाइंट है वो सिर्फ 2 नाइट 3 डेज का पैकेज बनाता है और वापस चला जाता है। हम चाहते हैं कि वो एक 3rd नाइट और यहाँ पर बिताए। उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर आज हम पहुंचे हैं नाथद्वारा। वैसे ये छोटा सा शहर मशहूर है यहाँ के श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए, लेकिन इसके अलावा मीनाकारी का बड़े पैमाने पर यहाँ पर काफी काम होता है और यहाँ के कारीगर इस पारंपरिक कला को बनाए हुए हैं और आगे भी बढ़ा रहे हैं। दिनेश सोनी का परिवार मीनाकारी के कारोबार में पिछले 100 सालों से है। किसी जमाने में इनके पास 15 से 20 मीनाकारी के कारीगर हुआ करते थे, लेकिन अब ये संख्या बहुत कम हो गई है और ये परिवार अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए खुद कारीगरी करता है। हालात इतने खराब हैं कि दिनेश अपनी आने वाली पीढ़ी को इस काम में नहीं लगाना चाहते। मैं अपने बेटे को, मैं भतीजा है, मैं इसको नहीं सिखाऊंगा। अब क्या है, इसमें कुछ मिलता भी नहीं। अब इसको पढ़ाई कराएंगे, कुछ अच्छी सर्विस कराएंगे तो अच्छा रहेगा। अब इस काम को सिखाने से अब क्या मतलब है? परंपरा
समाप्त होने की कगार पे है, हमारे तक ही सीमित रहेगी, इससे आगे नहीं आएगी वो। अगर सरकार इस पर कुछ कर सकती है तो अच्छी बात है, तो हम सिखाएंगे फिर। नाथद्वारा में ऐसे कई परिवार हैं जो मीनाकारी का काम छोड़ रहे हैं। कारीगरों की कमी एक वजह है, सरकार का मीनाकारी जैसे कला को प्रोत्साहन न दे पाना दूसरा। हालांकि इस कला को सिखाने के लिए कुछ ट्रेनिंग सेंटर जरूर खोले गए, लेकिन वो ज्यादा समय तक चले नहीं। कुछ साल पहले यहाँ एक महीने में 400 से 500 किलो का काम हुआ करता था, लेकिन अब ये 100 से 125 किलो ही रह गया है। पिछले 7-8 साल से कंपेयर करें तो करीब 25% काम रह गया है अभी। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा एक तो चांदी के भावों की वजह से बहुत फर्क पड़ा है, दूसरा मैनुअल लेबर बहुत कम हो गई है। ये सारा काम जो है बिल्कुल मैनुअल लेबर से होता है, हाथ से होता है, हैंडीक्राफ्ट है, बिल्कुल 100% हैंडीक्राफ्ट है, और इसकी वजह अभी काम करने वाले लोगों की भी कमी हो गई। मीनाकारी की डिमांड चांदी के आसमान छूते भावों के चलते भी पिछले 2 साल में काफी कम हो गई है। अब डर ये है कि 16वीं शताब्दी से चली आ रही इस खूबसूरत कला और इससे जुड़े लोग एक नई जिंदगी की उम्मीद भी छोड़ते जा रहे हैं।